हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आपको कल बताए थे कि हम रोज़ 4 बजे शाम में पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर सेकंड का जो क्लासेज है उसको हम क्लास बाय क्लास आप सभी के बीच फ्री में नहीं, पूरा निःशुल्क रहेगा वो क्लास लेके आएंगे। तो चलिए हम उस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि रोज़ शाम 4 बजे रोज़ शाम 4 बजे पॉलिटिकल साइंस का क्लास चलेगा। रोज शाम 7:30 बजे ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। और अगला क्लास जो है हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का। हिस्ट्री का रोज आप लोग बता देंगे कमेंट में क्या टाइम चाहिए, या हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आप लोग का जो हिस्ट्री का क्लास होगा वो सुबह में 8 बजे, और इकोनॉमिक्स का टाइम हम सेट करके आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के पास और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, दोस्त मोहिम भाई बहन जितने भी हैं, आप उन लोगों तक पहुंचाएं। ये वीडियो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन में ही काम नहीं आने वाला है। आगे अगर आप तैयारी करते हैं दरोगा का, बीपीएससी का, यूपीएससी का या एसएससी का, उसमें भी आप सभी को काम आने वाला है। हम उस तरह से क्लास को डेडिकेट करेंगे जो कि आपको सब में काम आ सकता है। तो इसका टेंशन आप नहीं लेके, सिर्फ ये ग्रेजुएशन वाले के लिए ही है। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को एकदम अच्छा से, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कोतराई नहीं रहेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं आप लोग को। हम अच्छा से आपको पूरा बेसिक और ग्रेजुएशन लेवल तक हम पूरा आप लोग को क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोग का अगला ड्रीम अगर बीपीएससी यूपीएससी हो या दरोगा हो, बिहार दरोगा या एसएससी हो, तो उसमें भी आपको पूरा से पूरा 90% हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, आप अपने दोस्तों को तक शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जैसे कि हम आपको बताए हैं कि आज पॉलिटी का क्लास चलेगा, तो हम पॉलिटी में डायरेक्ट जो ग्रेजुएशन में सिलेबस दिया हुआ है कि संविधान निर्माण, हम संविधान निर्माण पढ़ लेंगे। लेकिन हमको बैक का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या संविधान क्या होता है, क्या है सरकार, क्या है, क्या गणराज्य मतलब क्या गणतंत्र है, स्वतंत्र है, क्या है, नहीं है, राष्ट्र प्रमुख क्या होता है, सरकार प्रमुख क्या होता है, ये सब नहीं आता है हमको बुझने। तो हम कैसे आर्टिकल पढ़ेंगे, कैसे हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे। तो हम आप सभी को उससे पहले, यानी सिलेबस से पहले, हम आप सभी को कुछ बेसिक लेकर आए हैं, ताकि आप वहाँ तक जाते जाते अच्छा से सिलेबस को समझ सकते हैं और जो है रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे को आप जोड़ सकते हैं। जोड़ के समझने पर क्या होता है स्टूडेंट कि ज़्यादा समझ में आता है। या एक हिस्ट्री में मतलब हर स्टूडेंट का रहता है, मिथ है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कहता है कि हमको डेट याद नहीं रहता, उसका ईस्वी सन याद नहीं रहता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है याद करने का। ऑटोमेटिक चेंजिंग समझने के बाद ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। हम आप लोग के हिस्ट्री जब क्लास लेकर आएंगे तो देखिएगा किस तरह से हम आप लोग के हिस्ट्री बताते हैं, तो आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। और आप जो भी 10th में पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे, उसको नहीं पार कर दीजिएगा तो फिर हमको बताइएगा। तो हम चलिए आपको जो है पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम संविधान निर्माण से स्टार्ट करेंगे, या जो भी उसका सिलेबस होगा उस पर जाएंगे। हम उससे पहले जो है, जो होता है ना, कहता है ना, बिना पैंदे का बाल्टी, बिना पैंदे का लोटा, तो हम उसमें पहले पैंदे लगाते हैं, तो उसमें तब पानी हम डालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो है पहला हम इसमें लिए हैं, देखिए मेरे पास में अभी साधन नहीं था, तो हम जो है कापी पे ही, पेज पे ही हम नोट्स बना करके आप सभी को बीच ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को वो निःशुल्क में, सोचे आप सभी का भी हेल्प हो जाए और मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़े, आप सभी का भी कुछ भलाई हो सकती है एग्जाम में या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उसी के हम बहाने ये क्लास आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो पहला टॉपिक है गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, आप लोग रिपब्लिक डे मनाते होंगे, ठीक है। तो उसका है मुख्य, देखिए उसका भाग हम दो भाग में बांटे हैं। पहला है राष्ट्र प्रमुख, दूसरा है सरकार प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख क्या होता है कि जैसे कि भारत में है राष्ट्रपति शासन, कहीं पे क्राउन है, कहीं पे कुछ है, ठीक है। राष्ट्र प्रमुख होता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ठीक है। और सरकार प्रमुख जो होता है गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री होता है, वो हो गया सरकार प्रमुख। राष्ट्र प्रमुख क्या हो गया, राष्ट्रपति। तो हम इसको डिटेल्स में और जानते हैं, तो हम इसको परिभाषा में दे सकते हैं। अगर आप लोग को लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या हम आपको टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक डाल देंगे, और इसमें सिलेबस और पॉलिटी का बताएं उसका भी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जा करके ये नोट्स वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो हम इसका परिभाषा जानते हैं, ये लोग बहुत पूछा जाता है। देखिए क्या है इसका परिभाषा, वैसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं, गणतंत्र कैसे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। दूसरा है इसका है, हम दे सकते हैं
भारत सरकार की सबसे बड़ा अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। आपको कोई पूछ देगा, ठीक है, क्वेश्चन तैयारी करते हैं, हाँ क्या पॉलिटिकल साइंस है, तो अच्छी बताओ कि भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा, क्या बोलेगा, ये वो नहीं पता रहेगा, फलाना ढिकाना कुछ बोलिएगा। लेकिन नहीं, आप लोग अभी से याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव होता है। और कैबिनेट सचिव कौन बनता है? सीनियर आईएएस। कैसे बनता है? प्रमोशन से। तीसरा फैक्ट है, बिहार सरकार राज्य सरकार की सबसे बड़ा अधिकारी, ये हो गया केंद्र सरकार, ये हो गया राज्य सरकार का। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का मुख्य सचिव, ये क्या होगा? कैबिनेट सचिव, ये मुख्य सचिव, ये भी एक आईएएस ही बनता है। तो अगला है, इसमें आप देखिए, हम आप लोग जॉब करते हैं, अगला भाई बहन जो भी आपको जॉब करते हैं या अदर को जॉब करते हैं, पूछे उससे जॉब कितने या सेवा कितने प्रकार का होता है? देखिए, सेवा 3 प्रकार का होता है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा। अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, केंद्रीय सेवा क्या होता है, राज्य सेवा क्या होता है, हम आगे इसी में बताएंगे आप लोग को। फिर आप देखिए, हम सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के बारे में हम आपको बताते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र, हमारा भारत लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो डेमोक्रेसी होता क्या है? ठीक है, डेमोक्रेसी सबसे पहले हम आपको बता दें कि डेमोक्रेसी जो है जनता, जनता का तंत्र होता है, यानी जनता का तंत्र होता है। डेमो मतलब जनता और तंत्र होता है, कृषि मतलब तंत्र और इसका मतलब जनता होता है। ये जनता का तंत्र होता है, लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। यहाँ पे कोई जो है, कोई मतलब इसको क्या कर सकते हैं, राजा महाराजा या कोई ऐसा नहीं, हम चुनेंगे आप चुनिएगा वही होगा, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए हम आगे इसको बढ़ाते हैं और आगे हम बता रहे हैं आपको। चलिए आगे है इसका, देखिए अमेरिका, अमेरिका के बारे में हम कुछ बता रहे हैं आपको। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा, वैसे शासन प्रणाली जो जनता के लिए एवं जनता के द्वारा संचालित, उसे लोकतंत्र कहा जाता है, जो हम आपको बताए थे। देखिए, लोकतंत्र अब 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, अप्रत्यक्ष वो जगह है। अप्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड को उसका होम कहा जाता है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो वैसी शासन प्रणाली जहाँ निर्णय प्रक्रिया में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी निर्णय हो, हमको राष्ट्रपति को चुनना है या हमको प्रधानमंत्री को चुनना है, मुख्यमंत्री को चुनना है, तो जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। उसमें कहता है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ग्राम पंचायत में देखने के लिए मिलता है। देखिए, अब बताइए कैसे? आप लोग से पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत में ही क्यों मिलता है, तो आप लोग कई बार फंस जाएंगे। तो इसका सही उदाहरण हम दे सकते हैं या सही एग्जाम्पल हम समझा सकते हैं आपको कि अगर आप प्रधानमंत्री बोलिएगा या मुख्यमंत्री बोलिएगा तो ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप विधायक को चुनते हैं, ना कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चुनते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, मुखिया तो मुखिया, सरपंच तो सरपंच, वार्ड तो वार्ड, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? वैसे शासन प्रणाली जहाँ निर्णय प्रक्रिया में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है या प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ठीक है, हम विधायक चुने, सांसद चुने, ठीक है, वो सब मिलके उसको पार्टी बना, उसके बाद वो जो है अपना सरकार बनाया, तो उसी को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ हम फैक्ट दिए हैं, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम है इस पूछा जाएगा। क्या कहेगा, लोकतंत्र का घर किसे कहा था? स्विट्जरलैंड का। फिर दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तीसरा है, 1789 ईस्वी में विश्व का पहला लिखित संविधान लागू किया गया तथा इसके तहत लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया। चौथा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब देखिए व्यवस्था, कितने व्यवस्था होता है। कहीं कहते हैं, सुनते हैं तानाशाह हो गया है गवर्नमेंट, कहता है राजतंत्र आ गया, लोकतंत्र, यही व्यवस्था होता है। पहला आता है लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह, जिसको आरजक तंत्र कहते हैं। अब देखो, ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, सरकार किसको कहते हैं? आप लोग, हमको पूरा गारंटी है कि आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सरकार सरकार देखिए जो है, शासन शक्ति का प्रयोग करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। यह संस्था 3 प्रकार की होती है। देखिए, हम आगे जो है आपको बताते हैं, ये जो संस्था होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, अब देखिए एक एक करके देखते हैं। पहला है संसद, विधायिका की वह सर्वोच्च संस्था जो
नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है। इसके द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होता है, उसको हम संसद कहते हैं। देखिए, विधायिका की वह सर्वोच्च संस्था जो नियम एवं कानून बनाता है, नियम, लॉ एंड ऑर्डर, कि ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं होगा तो ये दंड, ये रहेगा, ये दंड, वो रहेगा, वो पूरे देश में लागू होता है, तो उसको संसद कहते हैं। उसको संसद का गठन कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप से संसद का गठन होता है। आप लोग कहते हैं कि संसद तो ये है वो है, नहीं। संसद एक संसद का कमेटी होता है पूरा, उसका गठन क्या होता है? लोकसभा संसद, राज्यसभा संसद, राष्ट्रपति जो होता है वो सभी मिलके ही काम करेगा, उसको संसद कहते हैं। सदन क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कि सदन बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, क्या है? सदन है। लोकसभा एवं राज्यसभा सदन कहा जाता है उसको, ठीक है। देखिए, द्विसदनात्मक हमारे विधायिका का है, विधायिका क्या द्विसदनात्मक है। और देखिए, विधानमंडल, दूसरा है विधानमंडल। वैसे संस्था जो एक राज्य में नियम, वो कहाँ है? पूरे देश में, लेकिन ये ही एक राज्य में बनाएगा और इसी के तहत पूरा पूरा राज्य में कानून जो है उसका लागू किया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत डिबेट होता है, जो आप लोग आगे की तैयारी करेंगे तो इसमें आपको पूरा डिबेट बताया जाएगा। तो आगे का है विधान परिषद। विधान परिषद, बिहार, देखिए आप बताइए विधान परिषद कितने में है? पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, ग्रेजुएशन में पिछले साल पूछा गया था। तो इसमें देखिए कितना है। पहला रखिए अपना राज्य बिहार, फिर पड़ोसी यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना और महाराष्ट्र। इतने में विधान परिषद है। विधानमंडल कितने में है? 3 केंद्र शासित प्रदेश में है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, 3 में विधानमंडल है। आप देखिए इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाएगा कितनी राज्य द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6। द्विसदनात्मक मतलब क्या? विधानमंडल और विधान परिषद कहाँ कहाँ है? 6 में है। कहाँ? बिहार, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। फिर उससे आपसे पूछा जाएगा कि कितनी विधानमंडल सिर्फ एक सदनात्मक है? अब 31 है, 31 है ना, 28 और 3 ये 31 में से 6 घटा दीजिए, क्या करें? विधानमंडल, सिर्फ विधानमंडल, 31 में 6 घटाइए 25। अब है अगला, कितने राज्यों के एक सदनात्मक विधानमंडल है? एक सदनात्मक विधानमंडल है, कितने राज्यों का? यहाँ राज्य नहीं पूछा गया था, ठीक है, यहाँ राज्य पूछा जा रहा है कितना। अब 28 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 22। अब अगला है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश एक सदनात्मक विधानमंडल है? तो सीधा से यहाँ दिया हुआ है, तो 3। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको डाउट क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे, या आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आएँ और हमको मैसेज करें, हम आपका हेल्प पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है लोकसभा अस्थायी होता है, राज्यसभा अस्थायी होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, राज्यसभा अस्थायी होता है। देखिए, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। ये अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, ठीक है। अब देखिए, कहीं कि आपको न्यूज़ में या कहीं कहीं देखने को मिला था कि संयुक्त बैठक बुलाया गया है, सभी विधायक की संसद संयुक्त बैठक में जाएगा। तो क्या होता है, जब दोनों सदन में किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है, कौन कौन? राज्यसभा, विधानसभा या विधानमंडल, विधान परिषद, कहीं भी, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर या विधानमंडल का स्पीकर, ठीक है। अगर स्पीकर के अनुपस्थिति में बैठक की जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वो करेगा, ठीक है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थित रहे तो वैसी स्थिति में कौन करेगा? संयुक्त बैठक किया सकता तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर आप मान चलिए ऐसा है कि उसी टाइम दोनों का काम लग गया, ठीक है, दोनों को, तो उसके अलावा कौन करेगा? तो उसके अलावा जो है उसका जो उप अध्यक्ष होगा लोकसभा का, वो करे। उसके अलावा भी नहीं रहेगा तो उस कमेटी बनाया जाएगा, 6 आदमी का पैनल बनाया जाएगा, उसमें से वरिष्ठ को चुना जाएगा, वो उसके द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कोई भी बिल को पुनर्विचार करने के लिए सदन में एक ही बार भेज सकता है, दूसरी बार नहीं भेज सकता। एक बार भेजेगा, फिर से अगर उसी तरह आ गया तो उसको राष्ट्रपति देंगे तो फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको पारित करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो राज्य क्या है, बताओ, भारत एक राज्य है या देश है? कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं। राज्य हम उसको कह सकते हैं क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ठीक है। ये चारों जिसके पास है वो राज्य कहलाएगा। क्योंकि बिहार के पास ये नहीं है, यूपी के पास ये नहीं है, ठीक है, फिर भी हम बिहार को राज्य कहते हैं। लेकिन हमारा भारत एक राज्य है। जब अनुच्छेद हम 1 पढ़ाएंगे आपको हम बताएंगे हमारा भारत एक राज्य है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता है उसके पास, आंतरिक भी है, इंटरनल भी है और बाय एक्सटर्नल भी है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा भी है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, हम उसको राज्य कहते हैं,
ठीक है। आप देखिए क्षेत्रफल क्या होता है ना, क्षेत्रफल जनसंख्या सरकार संतुलित है, उसको बताते हैं। क्षेत्रफल एक निश्चित भौगोलिक भूखंड को हम उस राज्य का क्षेत्रफल कहते हैं। जनसंख्या उस भौगोलिक भूखंड में रहने वाले नागरिकों के समूह को हम उस राज्य की जनसंख्या कहते हैं। सरकार क्या है? शासन शक्ति का उपयोग। वहाँ जो बताए थे उसको कार्य है ना, यह संस्था 3 प्रकार की होती है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब संप्रभुता क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, संप्रभुता का तात्पर्य सर्वोच्च शक्ति अर्थात सुप्रीम पावर से है। तात्पर्य यह है कि इस शक्ति को प्रयोग करने के मामले में आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र हो। अब बताइए क्या बिहार है? बिहार के अंदर जो होगा वो तो उसकी जिम्मेदारी बिहार को झेलेगा। क्या बिहार के बाहर कोई हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, तो बिहार क्या इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है। अब देखिए व्यवस्था हमको बताए थे आपको हम, व्यवस्था क्या क्या होता है, कितने आधार पर होता है। देखिए व्यवस्था जो है स्टूडेंट संबंध के आधार पे, कार्यपालिका एवं विधायिका शक्तियों के आधार पर। ठीक है, संबंध के आधार पे कार्यपालिका और विधायिका। संसदीय शासन प्रणाली इसके तहत है और अध्यात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, आप बताएं संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है? हम लोग सुनते होंगे कि हमारा भारत संसदीय शासन प्रणाली है, तो क्या होता है? देखिए क्या होता है बताते हैं। कार्यपालिका और विधायिका जब मिलेगा, ठीक है, कार्यपालिका या विधायिका जब मिलेगा तब बनेगा संसद। ठीक है, संसद। तो कार्यपालिका हम किसको कहें? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सीओ, बीडीओ, आरओ, ठीक है, टीचर, जितने भी होता है ये कार्यपालिका होता है। ठीक है, विधायिका क्या होता है? जो नियम और कानून बनाता है, जिसको हम चुनते हैं, जिसको हम वोट करके जिताते हैं, वो जब दोनों मिलेगा तब संसद बनेगा। इसको कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन अध्यात्मक शासन प्रणाली किसको कहते हैं? जिसमें कार्यपालिका विधायिका दोनों आपस में स्वतंत्र रहते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र, ना इसको इससे मतलब ना इसको इससे मतलब है। ठीक है, उसको हम अध्यात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। दूसरा शक्ति के आधार पर, पहला है एकात्मक शासन प्रणाली, दूसरा संघात्मक शासन प्रणाली। जैसा अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है वो हम आपको डिटेल्स में अभी बताते हैं। देखिए संसदीय शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली जहां कार्यपालिका एवं विधायिका को आपस में मिलने से एक नई संस्था संसद की उत्पत्ति होती है, उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन, भारत, ईटीसी। ठीक है, ब्रिटेन, भारत में यही है संसदीय शासन प्रणाली। याद रखिएगा हमारे भारत में कौन सा प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, हम इसमें से हम और टीचर के या और जो यूट्यूब हेड हैं उनके 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 तरह हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट हम नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि आप लोगों को फैक्ट ज़्यादा याद नहीं रह सकता है। ठीक है, आप लोग रटिएगा, भूल जाइएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ याद रहे, कुछ ना कुछ रियलाइज कर पाइएगा एग्जाम में। देखिए दूसरा था अध्यात्मक शासन प्रणाली। वैसे शासन प्रणाली जहाँ कार्यपालिका एवं विधायिका आपस में मिलने से कुछ नहीं, दोनों अलग अलग रहता है, दोनों स्वतंत्र रहता है, पृथक रहता है, अस्थायी बनता है, उसको अध्यात्मक कहते हैं। जैसे कि रूस, अमेरिका। रूस में क्या है, अमेरिका में क्या है? अध्यात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कार्यपालिका 2 भाग में विभक्त रहती है, राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख। आपको बताए थे राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख प्रधानमंत्री। अगला है, इसको हम डिफाइन किए हैं। ठीक है, देखिए इस व्यवस्था में सारी शक्तियाँ राष्ट्र प्रमुख के पास होता है। ठीक, लेकिन इसका उपयोग कौन करता है? राष्ट्र प्रमुख स्वयं नहीं करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेतृत्व वाली कैबिनेट इसका कौन करता है? इसके प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट करता है। अर्थात व्यवस्था में सत्ता के केंद्र में कौन रहता है? पीएम रहता है। ठीक है, इसके कारण राष्ट्र प्रमुख को हम औपचारिक नाम मात्र प्रमुख कहते हैं। ठीक है, और सरकार प्रमुख को वास्तविक प्रमुख कहते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, या इसको ताज हम कहते हैं, जिसको महारानी कहते हैं हम ब्रिटेन में। ठीक है, अब है अध्यात्मक शासन प्रणाली क्या है उसको देखिए हम बताएं डिटेल्स में। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका आपस में मिलन नहीं होती है, तो ये नई संस्था का उत्पत्ति नहीं होती। इस व्यवस्था में कार्यप्रणाली विधायिका एक दूसरे के स्वतंत्र रहते हुए करता है। ठीक, और कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है इसमें, और कार्यपालिका एक ही होती है और दोहरी भूमिका निभाती है, अर्थात राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख। इसको देखिए हम शॉर्ट में बताएं आपको, तो इस हम नोट्स आप लोगों को दे देंगे, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बताते हैं कि किसको कहते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भी काम करेगा, प्रधानमंत्री का भी काम करेगा, इसी को कहा जाता है दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी को हम उसको अध्यात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो चलिए अगला है देखिए हम कुछ नोट्स में करके आपको बताए हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के द्वारा उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में लोकसभा के द्वारा अविश्वास
अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार के पद से हटाया जा सकता है। किसमें? संसदीय प्रणाली में। याद रखिएगा, किसमें सरकार को हटाया जाता है? संसदीय प्रणाली। आपको ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से सरकार को अविश्वास प्रस्ताव डाल करके किस प्रणाली के द्वारा, किस प्रणाली में हटाया जा सकता है? रहेगा संसदीय शासन, अध्यात्मक, एकात्मक, इनमें से कोई नहीं। आपको मानना है संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त विधेयक पारित करके सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकती है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता उत्तरदायी की भावना होती है, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली सरकार लोकसभा में को जनता का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली सरकार अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्ययन शासन प्रणाली में प्रमुख विशेष रूप से अस्थायित्व होता है और विशेष में। अब देखिए, संसदीय शासन में क्या होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है सरकार, लेकिन इसमें अध्ययन शासन में नहीं रहता है, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे कि हम आपको जो है एकात्मक और संघात्मक बताएंगे, ठीक है। चलिए, उसका बारी आ गया है, अब उसको अच्छा समझिएगा, ठीक है। ये समझ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एकात्मक, संघात्मक। एकात्मक संविधान, ठीक है, केंद्र सरकार उसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार को नियुक्त करता है केंद्र सरकार, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को करता है, फिर राज्य सरकार को नियुक्त करता है, फिर राज्य सरकार को नियुक्त करता है। 3 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है। केंद्र सरकार क्या है? जनता का उत्तरदायी है, ठीक है, क्योंकि जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, ठीक है। उसको हम एकात्मक कहते हैं। और देखिए संघात्मक क्या है? संघात्मक क्या है? देखिए, संघात्मक संविधान है, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग अलग है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग है, ठीक है। जनता राज्य सरकार भी निष्ठा रखता है और केंद्र सरकार भी निष्ठा रखता है, ठीक है। राज्य सरकार भी जनता के प्रति उत्तरदायी है और केंद्र सरकार भी प्रत्यक्ष रूप से जनता का, जैसे कि अपना भारत में देख लो, अगर मोदी सरकार हम लोग प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा तो हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और हमको उत्तरदायी रहता है, हम भी उसको निष्ठा रखते हैं, अगला बार जिताते हैं। राज्य सरकार भी उसी तरह करते हैं। तो हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली, उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। हमको उसको थोड़ा सा डिफरेंट आपको करके बता देते हैं। चलिए आपको हम बता देते हैं, तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को ये नोट्स मिल जाएगा। देखिए, वैसी शासन प्रणाली जहाँ संविधान के द्वारा ही केंद्र में सारी शक्तियाँ निहित होती है, वैसे शासन प्रणाली को एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। इस व्यवस्था में संविधान के द्वारा ही केंद्र में निहित होती है। राज्य सरकार का कोई भी शक्ति संविधान के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। केंद्र सरकार का गठन वहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है तथा तत्पश्चात केंद्र सरकार अपनी प्रशासनीय सुविधा या सहिष्णुता हिसाब से राज्य सरकार को नियुक्ति करती है। नियुक्ति प्रसाद हटा भी सकता है उसको, ठीक है, उसको करता है, नियुक्ति करता है और उसको अपना अधिकार देता है, काम करता है, अच्छा काम करेगा रखेगा, अच्छा काम नहीं करेगा हटा देगा, ठीक है। ये राज्य सरकार की प्रमुख कर्तव्य उस शक्तियों का अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों योजनाओं को लागू करना होता है। ये राज्य सरकार अगर अस्तित्व केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर केंद्र सरकार जब तक इसे प्रदर्शन या कार्यकाल से खुश है तब तक उसे अपना पद पर बने रहने के लिए अनुमति देता है, ठीक है। वैसे केंद्र सरकार जब चाहे इन राज्य सरकार को हटा सकती है और इसी कारण से राज्य सरकार का सदैव यही प्रयास रहता है कि वे केंद्र सरकार को जहाँ तक हो सके केंद्र सरकार को खुश रखना होता है। ऐसा स्थिति में इन राज्य सरकार का क्या होता है? गुजारिश जनता से नहीं होता है, जबकि केंद्र सरकार की चुनाव जनता की भूमिका से होती है। इसी के कारण केंद्र सरकार जनता के सलाहकार रहती है और बदले में जनता भी अपनी निष्ठा केंद्र सरकार के प्रति दिखाती है, न कि राज्य सरकार के प्रति दिखाती है। जैसे इसका सबसे एग्जाम्पल है ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो है इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए नोट्स में है यहाँ पे, ऐसा व्यवस्था में केंद्र सरकार का जहां जनता से प्रत्यक्ष संबंध है और राज्य सरकार से अप्रत्यक्ष संबंध है। आप लोग समझ चुके होंगे, केंद्र सरकार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अभी संघात्मक शासन प्रणाली, इसको हम जो है थोड़ा सा बोल देते हैं। वैसा शासन प्रणाली जहां संविधान के द्वारा ही केंद्र एवं राज्य सरकार को दोनों के बीच बंटवारा किया जाता है। केंद्र सरकार शक्ति है, राज्य सरकार शक्ति है, ये है वो है, अधिकार जितना भी तंत्र है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व दे दिया जाता है दोनों को, और दोनों अपने जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है और दोनों के प्रति जनता अपना निष्ठा
व्यक्त करती है, उसी को हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जो कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आज यहीं तक रखते हैं। आगे हम फिर आपको अगला अगला वीडियो में बताएंगे। हमको सिलेबस पे आते आते 1-2 वीडियो लग जाएगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप लोग को जैसा ही क्लास लगा होगा कमेंट करके बताएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, अपने कॉलेज में, कोचिंग में सबको बताएंगे। फ्री निःशुल्क है। हम आपको यूपीएससी बीपीएससी, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिएगा क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। हम आपको सारा चीज़ आप में हेल्प कर सकते हैं, कैसे करना। कोई भी क्वारीज हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे डायरेक्ट मेल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद। चलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।